क्वेश्चन पेपर आपके डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टेस्ट था ये बहुत कुछ सिखलाने के लिए था, ठीक ना। मैंने कल इंडिकेट कर दिया था कि ये पेपर जो मैंने सेट किया है ये इसलिए नहीं सेट किया कि आप टेस्ट दें और अच्छे नंबर ले आएं। इसका मतलब कुछ और था। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा था कि लाइफ में जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। ये चीज़ें बार बार आपको फंसाने के लिए की जाएंगी। हर पेपर में 2-4 प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो आपका टाइम किल करने के लिए दिए गए हैं, आपको इनसे बचना है। आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये हमारा टाइम 5 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, तो तुरंत उसको छोड़ो, उसके चक्कर में पड़ो ही नहीं। अगर इस सीख को पकड़ कर रखोगे तो आगे बहुत फायदा मिलेगा। जब रियल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वहां पर आपको ये सीख कई जगह बचाएगी और इससे आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो उस समय को आप कहीं और जगह यूटिलाइज करोगे, तो दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये नहीं देखता है कि हाँ आपको आता है, नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देखता है कि आप कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो। कोई नहीं पूछने आता कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि नहीं किया, देखता है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आपने कितने ज्यादा स्कोर किए इस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे फंसा रहा है, मेरा टाइम ज्यादा ले रहा है, तो उसको बिल्कुल छोड़ो, ठीक ना। क्योंकि सभी क्वेश्चन के मार्क्स क्या हैं, सेम है। एक क्वेश्चन के चक्कर में यदि हमारा 10 मिनट जा रहा है और उसके चक्कर में लास्ट के 4 क्वेश्चन छूट गए हमारे, तो हमें 8 नंबर का नुकसान हुआ ना। लास्ट में हमने कर भी लिया तो मिले कितने, 2। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है। इस पेपर में भी हमने 1-2 प्रॉब्लम ऐसे दिए थे जो आपको ये बताने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें वहां पे समय देना जरूरी नहीं था, उसको छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए था। बात समझ में आ रही। दूसरी चीज, हमेशा इस पेपर में मैंने ये दिया था कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन याद ना करो कभी भी। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट लिया गया था। आइए एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। ध्यान दें, ये क्वेश्चन कम से कम 1 दर्जन बार आया हुआ है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार इस पर विवाद हुआ है। विवाद ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, बट ऑप्शन में कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट है ही नहीं भाई। लेकिन मैंने पढ़ाते समय आपको एक बात इंडिकेट किया था कि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में कोई डिफरेंस, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। तो यदि प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है और इलास्टिक लिमिट ऑप्शन में है, देन वी मस्ट हैव टू गो विद इलास्टिक लिमिट। बात समझ में आ रही है। यदि प्रोपोर्शनल लिमिट का जिक्र नहीं है लेकिन इलास्टिक लिमिट है, तो मैंने बताया कि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, दे आर टू क्लोज टू ईच अदर। इसीलिए आपको किसके साथ जाना है, इलास्टिक लिमिट के साथ, यदि प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तो। कई बार आयोग में इसमें समस्या आई है और आयोग ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इलास्टिक लिमिट है तो फिर हमें सही आंसर के रूप में, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये कहता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। जो 4 दिए गए हैं इनमें जो सबसे ज्यादा सुयोग्य आंसर है वो आपको टिक करना है। बात समझ में आ रही है। सो पहले का आंसर क्या है, बी, इलास्टिक लिमिट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड। एक वायर है जिसको क्या किया गया है, स्ट्रेच्ड किया गया है, मतलब खींचा गया है, ठीक ना। बाय अ लोड इज डबल, लोड को क्या कर दिया गया भाई, डबल कर दिया गया। देन इट्स यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का क्या होगा ये आपको बताना था। हाँ क्लियर है, यंग्स मॉडुलस का क्या होगा। अब जरा ध्यान दें,
ये एक वायर है जिसके ऊपर एक लोड लग रहा है P, और इसका यंग्स मॉडुलस है E। ठीक है, अब जरा बताओ, यदि इस P को मैं 2P कर दूं तो क्या यंग्स मॉडुलस बदल जाएगा? हाँ जी, सोच के देखो, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लोड को डबल कर दें, भाई लोहे का यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है? फिक्स है ना। आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो, 2 न्यूटन, अदरवाइज क्या होता, 1 न्यूटन के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अलग होती, 2 न्यूटन के लिए वैल्यू चेंज हो जाती, 5 न्यूटन के लिए फिर से वैल्यू क्या हो जाती। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो लोड के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होने वाली। ये कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन मटेरियल, जब आप मटेरियल को क्या कर दें, बदल दें, या फिर मटेरियल के प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई? इसको मेल्ट कर दें, सॉलिड से क्या बन गया, उस केस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम नहीं होगी। या फिर इसको हीट अप कर दें, गर्म कर दें, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, उस समय इसकी प्रॉपर्टी यंग्स मॉडुलस की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन यदि सब कुछ नॉर्मल है, उस केस में आप P लगाएंगे तो भी ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू E रहेगी, 2P लगाएंगे तो भी वही रहेगी, 5P लगाएंगे तो भी वही रहेगी। लोड को डबल कर दें, 3 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, उससे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? सो सेकंड का आंसर है डी, रिमेन्स अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जानबूझ के दिया गया क्वेश्चन था। रीजन क्या था? सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, आपके असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन था। अब आपके मन में उतावलापन आ रहा होगा कि यार ये तो हमने किया है, इसका आंसर गलत कैसे आ रहा है, ये तो मैं बिल्कुल करके रहूंगा। और इसमें समस्या नहीं है, करना भी है, लेकिन आगे आप जाएंगे तो एक जगह ये आपको फंसा देगा, और जैसे ही फंसे समझ जाएं कि इसको छोड़ के आगे बढ़ना ही हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। आइए देखते हैं क्यों फंसा रहा है ये। यहां पे एक बार दिया हुआ है जिसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। ये है 3 मीटर, ये है 1 मीटर, और ये है 2 मीटर, ठीक है। यहां पर 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां पर 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहां पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहां 10 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है भाई? 3 mm दिया हुआ है, और E की वैल्यू दी हुई है 205 गीगापास्कल, ठीक ना। तो एलोंगेशन कितना होगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमको निकालनी है। अब हमने प्रॉब्लम देखा और हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो अब हमको लग गया कि नहीं इसको तो मैं करके रहूंगा। चलिए करके देखते हैं। तरीका क्या था भाई? सबसे पहले क्या बैलेंस करना, जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना। तो इसको 3 भाग में ब्रेक कर दो, ठीक है। पहले पे कितना लगा भाई? तो इधर भी कितना होगा? 10। इधर 10 था तो इधर भी 10। सेकंड देखिए, यहां पर हमने क्या देखा कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 2 किलो न्यूटन, और हमने इधर कितना लगा दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में कितना लगाना पड़ेगा, 8। तो 8 इधर और 10 इधर, फाइनल रिजल्टेंट इस तरफ कितना होगा, 2। तो सेम हो जाएगा। तो यहां पर हम कितना लगा देंगे, 8। देखिए क्लियर है? क्यों? हमने क्योंकि यहां 10 था तो यहां 10 लगाना था। जब यहां 10 लगा दिया और देखा क्या कि इधर कितना लगना चाहिए था, मात्र 2, तो हमको अल्टीमेटली 2 ही चाहिए ना, और हमने लगाया कितना है, तो 2 करने के लिए 8 फिर वापस इसी दिशा में लगाना पड़ेगा। तो जब आप 8 इधर लगा दिए तो इधर भी कितना लगेगा, इधर भी 8। अब यहां पर आए हम, यहां पर इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है भाई,
3, और हमने इस डायरेक्शन में कितना लगा दिया है 5। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 किधर लगाना पड़ेगा, इस दिशा में 5। अब देखिए लास्ट 5 से मैच हो गया, इसका मतलब आपका फोर्स बैलेंसिंग बिल्कुल सही। क्लियर है। अब हमको डेल्टा एल निकालना है भाई, तो डेल्टा एल को हमने सीखा है पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमने हुक्स लॉ से लिया था, ठीक ना। अब जरा देखो, सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और सभी के लिए ई की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो हम यहां से 1 अपॉन ये बाहर ले लेंगे और अंदर हो जाएगा P1 L1 प्लस देखेंगे तीनों ही सेक्शन में जो फोर्स का नेचर है वो टेंसाइल है, तो सीधी सी बात है रिजल्ट में हमें हमेशा क्या मिलेगा, एलोंगेशन मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन का कहीं कोई मतलब बनता नहीं है। अब आइए देखते हैं भाई, P की वैल्यू 10 में दी हुई है, 10 किलो न्यूटन में दी हुई है। ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है सभी की यूनिट को क्या करना, सेम करना। अगर ये काम नहीं किया तो 100% मिस्टेक होगा। अब जरा देखो, हम यूनिट किसके अनुसार सही करते हैं भाई, यंग्स मॉडुलस के अनुसार। हमको किसमें करना है ये कौन बताता है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बताती है, और इसकी वैल्यू किसमें है, गीगा पास्कल में है। अब जरा देखो, फोर्स किसमें लग रहा है भाई, किलो न्यूटन में लग रहा है, ठीक ना। किलो न्यूटन का मतलब 10⁻3। अब देखो डायमेंशन किसमें दिया हुआ है, लंबाई का mm में दिया हुआ है, और यहां पर किसमें दिया है भाई, मीटर में दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम कैसे इसको करें, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205 इंटू 10⁹, ठीक है, पास्कल। गीगा पास्कल के लिए 10⁻ क्या कर दिया, 9। अब पास्कल को हटाओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, जी की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गई। इसका मतलब ये जो फोर्स है जो किलो न्यूटन में है, इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, न्यूटन में। अब फिर नीचे बात आती है, नीचे मीटर है और डायमीटर किसमें दिया है, तो दो तरीके हैं, या तो इस डी को मीटर में कन्वर्ट कर लें, या जितने मीटर है उसको किसमें कन्वर्ट कर लें, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। उससे अच्छा है कि हम इसके वैल्यू को कन्वर्ट कर लें, चेंज कर लें न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। क्यों, समझें। 1 मीटर का मतलब 1000 मिलीमीटर, कोई कन्वर्जन आसान हो गया। 2 मीटर का मतलब 2000 मिलीमीटर, 3 मीटर का मतलब 3000। तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हमारे लिए क्या है, आसान है। बात समझ में आ रही। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करके ले आएंगे, मिलीमीटर में, ठीक है। तो फिर E की वैल्यू को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में। तो 1 मीटर को मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें भाई, 10⁻⁻, हाँ जी, क्लियर है। तो यहां मीटर क्या है, स्क्वायर है, तो नीचे कितने से भाग देते इसको, -6 से कि +6 से, +6, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। तो जब ये भाग देंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205 इंटू 10⁻, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब सारे वैल्यूज एक में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये mm में आ गया, डायमीटर भी mm में है, और लंबाई भी को भी हम आसानी से mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, P1 का मतलब 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 10⁻3, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। P इंटू L1 कितना है, ये 2 मीटर, तो ये कितना हो गया, 2000, ठीक है। प्लस P2 8 इंटू 10⁻3, किलो न्यूटन से न्यूटन में, क्योंकि यहां पर वैल्यू न्यूटन पर mm में हम लेके ला चुके हैं, इंटू 1000 प्लस P3 इंटू L3।
P3 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 3000। ठीक है, 1 अपॉन एरिया π/4d², इट इज π/4 इंटू d का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इंटू ई की वैल्यू कितनी आई है 205 इंटू 10⁻³। बात समझ में आई? यहां तक कहीं समस्या नहीं होगी और फटाफट आप बढ़ जाएंगे। सारा मैटर यहीं पे आगे फंसेगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें भाई, क्योंकि यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है पाई, ठीक ना। अब ये चीज बहुत टफ है, इसके लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, कैलकुलेटर की चाहिए। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है EAC 2019 का है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक ना। और ये एग्जाम कौन कराता है, UPSC कराता है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक ना। और वहां पर आपको क्या अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो वो वैल्यूज डाल करके और इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। घर पे आप लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से या मोबाइल की मदद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर है 29.7 mm। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, सोचो जरा इसके विषय में, ये प्रॉब्लम कहाँ का है भाई लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर होता तो इसको सॉल्व कर सकते थे। हाँ, हमको पता है क्या, यही पे सीखना है आपको कि यहां पर जैसे ही हमने पाई को देखा, अब इससे हमें क्या बनानी है, दूरी बनानी है, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान नहीं है और आधा घंटा लगेगा। गुना भाग करके सॉल्व तो कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, लेकिन वो आसान नहीं है और कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाएगी। इसलिए बार बार आपने पूछा था कि सर कैलकुलेटर यूज कर लें, ये कैलकुलेटर यूज करने का था ही नहीं, ये तो बताने के लिए था कि यहां से हमें बच के आगे जाना है, इसमें सर नहीं खपाना है अपना। तो ये चीज आपने नोट्स में मेंशन कर लें कि जब कैलकुलेशन ऐसा दिखने लगे कि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो उसको तुरंत छोड़ते हुए कहां जाना होगा, आगे। ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है, ताकि आपका टाइम वहां पे, क्योंकि आपने तो जिद पकड़ रखा है, ये तो हमको आता है। बात समझ में आ रही है ना? हम कई बार हट्ठी हो जाते हैं कि ये तो हमने किया है, ये कैसे नहीं हो रहा हमसे। टेस्ट ये देखने के लिए नहीं दिया गया है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। टेस्ट इसलिए दिया गया है ताकि आप कितना इंटेलिजेंटली स्कोर कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ध्यान रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर पीस, एक टुकड़ा दिया हुआ है, किसका, कॉपर का दिया हुआ है, ओरिजिनली 305 mm लॉन्ग, आपको लेंथ दी हुई है 305 mm, इज पुल्ड इन टेंशन। मैंने बताया था पुल का मतलब टेंसाइल फोर्स, ठीक ना। इस पे फोर्स लग रहा है कितना, P, पुलिंग फोर्स यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। स्ट्रेस ऑफ 276, स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 276 MPa मेगा पास्कल। ध्यान दे, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये लोड की वैल्यू नहीं है, स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया की वैल्यू है। क्लियर है ना? हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, हमें P की वैल्यू दी हुई है, जबकि नहीं, ये गलत है। यूनिट देखिए, मेगा पास्कल, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर
तो ये बता रहा है कि ये लोड नहीं है, लोड होता तो सिर्फ न्यूटन होता ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है। इफ द डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक, इसका मतलब है कि हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे, हम सारा काम कहां कर रहे हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट, एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दिया हुआ है 110 गीगापास्कल, द रिजल्टेंट एलोंगेशन विल बी नियरली। तो आपको बताना है कि इसमें एलोंगेशन, चूंकि टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा, ये चीज डेल्टा एल बतानी है आपको, ठीक ना। क्या बतानी है भाई हमें, डेल्टा एल। क्लियर है। अब आओ कैसे सॉल्व करना देखते हैं। डेल्टा एल क्या होता है भाई, पी एल अपॉन, और इसी पी बाई ए को हम क्या लिखते हैं, तो आपको पी बाई ए की वैल्यू दी हुई है, सो इट इज सिग्मा इंटू एल अपॉन, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है एमपीए में, ठीक ना, एमपीए का मतलब 276 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। लेंथ, लेंथ किसमें है भैया, एमएम में है। इसी बात का ध्यान रखना है बार बार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मैकेनिक्स में, दोनों जगह हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना है, यूनिट का, ठीक ना। और ई की वैल्यू किसमें दी हुई है, गीगा पास्कल में। गीगा पास्कल का मतलब है भाई 110 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा देखो, ई की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू न्यूटन पर, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन यहां दिक्कत दिख रही है, ठीक ना। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक थंब रूल है, उसको पकड़ के रखना है। क्या भाई, ध्यान दो, जब भी आपको वैल्यू न्यूटन पर एमएम में निकालना हो और क्वेश्चन में मेगा पास्कल का जिक्र किया हो, तो हमें चीजों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, सेम वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, जरा ध्यान से देखो, 276 एमपीए दिया हुआ है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको जरा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। जरा ध्यान से देखेंगे, 276 इंटू 10 टू द पावर 6, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, न्यूटन पर मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से भाग देना है, 10 टू द पावर 6, तो इसको हमने 10 टू द पावर 6 से भाग दे दिया। तो अब ये टोटल वैल्यू बन गई न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब जहां जहां एमपीए दिया होगा और अगर वैल्यू किसमें है, एमएम में है, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। एमपीए का मतलब 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमको यदि ये वैल्यू, चूंकि यहां पर लेंथ मिलीमीटर में दिया है, तो इसको भी हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट जब हम करेंगे तो कितने से भाग देंगे, 10 टू द पावर 6 से, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है। तो जब 10 टू द पावर 6 से भाग देंगे तो ये 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 276 न्यूटन पर मिलीमीटर। यानी ये वैल्यू ऑलरेडी किसमें है, अगर आप इस 10 टू द पावर 6 को हटा देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूटन पर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ किसमें दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है। बात समझ में आई। अब जरा देखो, ये दिया हुआ है ई की वैल्यू गीगा पास्कल में, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर ले, मेगा पास्कल में। तो सब की यूनिट क्या हो जाएगी, सेम। तो मेगा पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ये 10 टू द पावर 9 है ना, इसको हम कितना कर दें, 10 टू द पावर 3, तो ये अब आ गया पास्कल में।
ये किस में आ गया? मेगा पास्कल में आ गया। हाँ जी, 10⁻³ कर दिया हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी अब आपको ये किस में आ गई वैल्यू? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आई? सामने से मुझे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। ये देखो 110 इंटू 10⁹ न्यूटन पर, यही था ना? यही था। अब इसको हमें गीगा से क्या बनाना है भाई? मेगा बनाना है। तो क्या करें? 10⁻, भाग दे देंगे। तो जब 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 3 ही बचेगा ना। तो इसको यहाँ कितना कर दिया? 3। अब ये किस में आ गया? MP मेगा पास्कल। क्लियर है? अब जरा फिर से बताओ, ये मेगा पास्कल में आ गया, ठीक ना? और ये भी किस में है? मेगा पास्कल में। क्लियर है? लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था? 276 न्यूटन पर mm²। तो इसको भी तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? क्योंकि ये मेगा पास्कल है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हाँ जी, पास्कल कितना होता है? कैसे भैया? हाँ, मेगा पास्कल क्या होता है? क्यों? एक मिनट फिर से समझें। पहले यहां कितना था? आप mm को भूल जाओ। mm को क्या करना है? इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? ध्यान दो, न्यूटन पर mm², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, गीगा पास्कल को ऐसे लिखेंगे हम लोग। आप जरा देखो, इसको कन्वर्ट करो किस में? mm² में। तो 110 इंटू 10⁹ अपॉन कितने से भाग देते हैं? 10⁻⁶। तो ये किस में आएगा हमारा? न्यूटन पर मिलीमीटर। तो ये कितना आएगा भाई? 110 इंटू 10⁻, न्यूटन पर। क्लियर है? तो ये हमारी वैल्यू आ गई E की। ठीक है, और एक वैल्यू क्या थी? 276 आ गई हमारा सिग्मा की वैल्यू। इन सबको कहां पुट कर दें? इस इक्वेशन में। हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आइए चेक करते हैं। सिग्मा की वैल्यू है 276 इंटू लेंथ 305 अपॉन ई कितना है? 110 इंटू 10⁻। आप ध्यान से देखो, इस 10⁻³ को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये दशमलव बिठाने के काम आएगा। इनको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 5 से कैंसिल हो जाएगा। 22 और ये 61, 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो गया, सॉरी इसको करो 11 से कैंसिल, तो ये कितना हुआ? 2, और इसको 11 से कैंसिल करो, 11 दूनी 22, 5 और 6 56, 11 5 55, ठीक ना? पॉइंट समथिंग आएगा। अब 25, इसको 2 से इसको काट दो, 30.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे जरा देखो कितना आ रहा है? 305 को हम लोग 25 से 0.1 को छोड़ दो, 0.1 को छोड़ देंगे हम, देखना कोई अंतर नहीं आएगा। कितना आया? 750। देखो तो कुछ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी of an elastic material is found to be 38.5% of the value of Young's modulus। इसको समझे थोड़ा सा, ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था।
ठीक ना, थोड़ी सी इंजीनियरिंग और थोड़ा सा एप्टीट्यूड। परसेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या दिया हुआ है, जी, ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज फाउंड टू बी 38.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का 38.5% कौन है, शियर मॉडुलस है, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मान लो कि यंग्स मॉडुलस 100 होता तो जी की वैल्यू कितनी होती, 38.5। भाई 38% का मतलब क्या, 100 रुपया में 38 रुपया। तो यदि कब, यदि यंग्स मॉडुलस कितना होता, 100 होता, तो शियर मॉडुलस की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वैल्यू कितनी होती, 38.5। यदि यंग्स मॉडुलस 1 होता तो शियर मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती, 0.385। ये बात समझ में आती है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, परसेंटेज। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। द पॉइजन रेशियो म्यू ऑफ द मटेरियल इज नियरली, ये देने के बाद कह रहा है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा देखें, शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच क्या संबंध है भाई, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, यही तो रिलेशन है इन तीनों के बीच में। क्लियर है ना, और हमें निकालना क्या है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालिए भाई, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2g। ठीक है, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, मान लो ई कितना है, 1 है, तो जी कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया अगर ई 1 होगा तो 38.5% के हिसाब से 0.385, 0.385। तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.77, दशमलव के बाद जीरो आ गया तो उसका कोई मतलब है नहीं, 0.77, दैट इज 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 0. जरा भाग दो, 100 में कितने से भाग देना है, 77 से, दशमलव हटा दो, ऊपर कितना चल जाएगा, 00, भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, 77, 23.0, 2 टाइम्स। आगे करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो लगभग हमने मान लिया इट इज 1.2, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस 1, दैट इज 0. इसी के रेंज में आएगी वैल्यू, नियरली पूछ रहा है, तो 0.2 वाली एक ही वैल्यू है, 0.29, क्योंकि 3 टाइम्स जाएगा नहीं कभी भी। तो कितना आंसर होगा, सही आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन इज टर्म्ड एज, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपली स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशन क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, ठीक ना, दैट इज करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, इफ अ स्टील मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज का मतलब टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक ना, एंड लाइकली टू एक्सपैंड फ्रीली, और छोड़ दिया था कि वो फ्रीली क्या हो सके, एक्सपैंड हो सके, इट विल डेवलप नो स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में हम लोगों ने बताया था कि स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब हम उसके एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन को रोकने का प्रयास करें। अगर वो फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है तो किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। क्लियर है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए।
अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। अभी हमने लिखा था E is equal to 2g into 1 plus, so the correct answer is C. Next question, the ratio between change in volume to original volume, it is volumetric strain, so correct answer is option C. When a bar is subjected to push of P, ठीक ना, एक बार है और इस पे क्या लग रहा है, पुश, तो P दोनों साइड से लगेगा तभी पुश कर पाएंगे हम लोग। अब सीधी सी बात है भाई, जरा देखो, अगर एक बार को हम पुश कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी क्या? तो इसमें दो ऑप्शन लंबाई बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे ही समाप्त हो गए। दो ऑप्शन बचे हैं जिसमें लंबाई घट रही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। जरा ध्यान दो, जब लंबाई घटेगी तो क्या बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा ना, तो ये ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, लेंथ डिक्रीजेज विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज। करेक्ट आंसर इज डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन को लेकर डाउट में थे कि सर इसमें क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बताना है इसमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन, द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, नो, इट्स रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा है, स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर, दिस इज रॉन्ग, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। थर्ड, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, नहीं, कहां तक, इलास्टिक लिमिट, इसको क्रॉस नहीं करता, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, the lateral strain bears a constant ratio to the linear strain, this constant is called what, Poisson ratio। Poisson ratio का डेफिनेशन यही था, lateral strain upon linear या longitudinal strain। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेम्परेचर स्ट्रेस आर सेट अप इन अ मटीरियल, किसमें, स्ट्रेन, अरे यहां क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये तो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेटरल और लीनियर स्ट्रेन में रिलेशन पूछ रहा है, इनका जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ये बोल रहा है टू बियर्स अ कांस्टेंट, म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का नाम क्या है, वही तो पूछ रहा है। दैट कांस्टेंट इज अ पॉइसन रेशियो। आगे है देखें, टेम्परेचर स्ट्रेस आर सेटअप इन अ मटेरियल वेन, किसी मटेरियल में टेम्परेचर स्ट्रेस का मतलब थर्मल स्ट्रेस कब उत्पन्न होता है भाई, जब आप इसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को क्या करें, ना होने दें, रोकें, तभी उसमें क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, सिर्फ टेम्परेचर से स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, म्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए देखें, दोनों की यूनिट सेम है तो हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। ई और जी और म्यू के बीच क्या रिलेशन है भाई, ई इज इक्वल टू 1 प्लस, यही तो है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ई की वैल्यू है 200, 2 टाइम्स जी की वैल्यू है 80, 1 प्लस म्यू निकाल देना है, 0 से 0 10, 8 से काटोगे 2 से 4 और ये 5, सो 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस, यही है ना,
5/4 का मतलब 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 प्लस और म्यू इज इक्वल टू, दैट्स ऑल. सो द करेक्ट आंसर इज सी. क्लियर है जी? इफ अ मटेरियल इज हीटेड अप मतलब गर्म कर दिया गया, ठीक ना, इट्स इलास्टिक मॉडुलस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई. देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है. बोल रहा है इफ अ मटेरियल इज हीटेड अप, किसी मटेरियल को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, इट्स इलास्टिक मॉडुलस, तो उसके इलास्टिक मॉडुलस का क्या होगा? ऑप्शन है डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव. अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि सर जब कांस्टेंट है तो उसमें रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनअफेक्टेड होना चाहिए. लेकिन मैंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए. जब आप गर्म कर देते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं. मैं आपको ये बार दूं और कहूं कि इसको मोड़ के दिखाओ, तो मोड़ पाएंगे? हम मोड़ेंगे, ताकत क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा. लेकिन लोहार के पास जाइए, वो क्या करता है, पहले से गर्म करता है, हीटेड अप करता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद कम ताकत में ही क्या कर सकता है, उसको आसानी से मोड़ सकता है. जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको. ई हमने क्या सीखा है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है ना. अब ध्यान दो, E इज इक्वल टू स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हैं? P बाई ए लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा एल अपॉन एल. ठीक है. पूछ रहा है कि गर्म करने से E पर क्या प्रभाव पड़ेगा. जरा ध्यान से समझें. जब हम गर्म करेंगे तो ये जो डेल्टा एल है, हमने पहले P लगाया था, ठीक ना, और डेल्टा एल हुआ था, हमने एक मेटल के ऊपर P फोर्स लगाया था और डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 mm आई थी. अब हमने इस मेटल को हीटअप कर दिया, गर्म कर दिया, और अब फिर से वही फोर्स P लगाएंगे, तो क्या ये डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 mm ही रहेगी? क्या होगी? बढ़ जाएगी. बात समझ में आ रही है? जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और उसको मोड़ना क्या हो जाएगा, खींचना क्या हो जाएगा, आसान. ये चीज लोहार के यहां देखते हैं हम लोग. लोहार पहले मेटल को क्या करता है, गर्म करता है, ताकि वो बहुत कम फोर्स में आसानी से क्या कर लेता है. लेकिन जरा सोच के देखो, अगर वो गर्म ना करता और तब मोड़ता तो उसको ताकत क्या लगानी पड़ती, ज्यादा. तो यदि P को कांस्टेंट कर दें, सिग्मा को कांस्टेंट कर दें, यानी P की वैल्यू चेंज ना हो, तो क्या इंक्रीज कर जाएगा, डेल्टा एल. शुरुआत में 0.01 mm था, जब गर्म कर देंगे तो इसी फोर्स P पे ये 0.1 mm तक हो सकता है, या जो भी हो सकता है. यानी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा. इंक्रीज करने का मतलब डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ेगी. जब डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे वाला रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा. जब नीचे वाला इंक्रीज करेगा, ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू क्या होगी भाई, रेशियो में नीचे वाला बढ़ रहा है तो ई की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी. हाँ, अल्फा. अच्छा, आप थर्मल स्ट्रेस की बात कर रही हैं. थर्मल स्ट्रेस की बात हुई कहां, यहां पे. तो उससे क्या हुआ, आपको पूछ क्या रहा है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पूछ रहा है. गर्म करने से थर्मल स्ट्रेस की पूछता तब ना, यहां तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पूछ रहा है. ई क्यों ई डबल हो जाएगा? नहीं नहीं, ध्यान दें, यहां लोड से कोई लेना देना नहीं है. यहां क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. गर्म करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब ई ऊपर नीचे होगा. लेकिन यदि गर्म नहीं कर रहे हैं, अगर गर्म नहीं करते तो P की जगह 2P करते तो भी वैल्यू, ई की वैल्यू क्या रहती, सेम ही रहती, तब कोई चेंज नहीं होता. बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल. क्लियर है? तो सही आंसर क्या है भाई, डिक्रीजेज. बात समझ में आई? डेल्टा एल जब बढ़ेगा
तो नीचे का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब नीचे का रेशियो बढ़ेगा तो ओवरऑल ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? आइए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इट इज आंसर नंबर बी, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। एक स्टील बार दिया हुआ है, दो 200 mm का दिया हुआ है, और क्या बोल रहे हैं भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 50 इंटू 50 mm इंटू 50 mm दिया हुआ है, ठीक ना। और लेंथ किस में दिया हुआ है भाई, ये भी mm में दिया हुआ है। एक्सियल लोड, लोड कितना लग रहा है, 200 किलो न्यूटन। ई की वैल्यू दी हुई है 200 गीगा पास्कल, ठीक ना, दैट इज 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर से ध्यान से, और आपको निकालना क्या है, एलोंगेशन ऑफ द बार निकालना है, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। फिर से तरीका वही रहेगा, सभी को एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करना, ध्यान दो। और इसके लिए बेस कौन होगा, ई। ई की वैल्यू दी हुई है 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन में तो सही है, बट यहां नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर ले भाई, मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज किस में है, एमएम में, लेंथ भी एमएम में है, एरिया भी एमएम में है। इसको कन्वर्ट करें 200 इंटू 10⁹ अपॉन 10⁶। तो ये कितना हो गया, 200 इंटू 10⁻, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखना है। ई की वैल्यू आ गई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अब सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। पी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 200 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 200 इंटू 10⁻3। एल 200 अपॉन ए 50 इंटू ई 200 इंटू 10⁻। ये देखिए पूरा टर्म क्या हुआ, 2 शून्य से 2 शून्य, दैट इज 2/25। भाग दे दो भाई, 0.0008, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे पॉइजन रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज lateral strain to longitudinal strain, so option number C is correct. आगे है, for ductile material the largest value of tensile stress, ध्यान दें ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से है। यह है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। पूछ रहा है फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो हमने डक्टाइल मटेरियल ड्रॉ कर लिया। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कैन बी सस्टेन्ड बाय द मटेरियल, जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले। तो टूटने से पहले सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे होती है, कौन सी पॉइंट पे भी, अल्टीमेट। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात समझ में आई? अब स्ट्रेंथ, कोई पूछे भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले कोई मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू को बर्दाश्त कर सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं मटेरियल का।
हाँ, टफनेस अभी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया, ये जो कंप्लीट एरिया है ना, यही टफनेस है। ये भी बताया नहीं है अभी, स्ट्रेन एनर्जी के अंदर ही अगला लेक्चर इसी के ऊपर है। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम का जो कंप्लीट एरिया है टिल ब्रेकिंग पॉइंट, ये कंप्लीट एरिया ही हमें क्या देता है? टफनेस देता है। ठीक ना, आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ पॉइसन रेशियो 0.25 वुड बी। देखेंगे, रेशियो पूछ रहा है किसका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रेशियो क्या होगा? कब? फॉर अ पॉइजन रेशियो वुड बी 0.25। यदि म्यू क्या दिया हुआ है तो ये रेशियो कितना होगा? फिर ई जी और म्यू में क्या रिलेशन है भाई, बताइए? 2g इंटू 1 प्लस म्यू, और हमें क्या चाहिए? तो देखो यहां से E अपॉन जी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस, क्लियर है? 2 इंटू 1 प्लस म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो ये कितना हो गया? 2 पॉइंट, ये E बाई क्या है? 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, तो G बाई चाहिए ना, G बाई E कितना हो जाएगा? पलट दो, 2/5 0.0 कितना आया? 0.4। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 21। ध्यान से सीखिए इस प्रॉब्लम को, थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अ स्टील रॉड 10 mm इन डायमीटर एंड 1 मीटर लॉन्ग। एक स्टील का रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है और डायमीटर दिया हुआ है 10 mm। इज हीटेड, इसको गर्म किया जाता है कहां से कहां तक भाई? 20 डिग्री से 120 डिग्री। यानी डेल्टा टी दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री, 20 से 120, कितना डिफरेंस हो गया? 100 डिग्री। इतना गर्म किया जाता है। ई की वैल्यू दी हुई है, ई इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है, और अल्फा दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये कितना दिया है भाई? 12 इंटू 10 टू द पावर 6 -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। द रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपैंड, ये फ्री नहीं है, यानी यहां रुकावट है। अब रुकावट है, इसका मतलब क्या डेवलप होगा भाई? थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। रुकावट नहीं होता तो थर्मल स्ट्रेस 0 होता है। तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप विल बी, बताना है कि इसमें थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, कितना उत्पन्न होगा। तो सिग्मा थर्मल, क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने? थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, बताइए? ई अल्फा डेल्टा टी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ई की वैल्यू दी हुई है। अच्छा आंसर देखो, यहां पर फिर से देखो, यहां दिया है ई जीपीए में, और आंसर किस में पूछ रहा है? किस में पूछ रहा है भाई? यानी आपको वैल्यू किस में कन्वर्ट करके ले आना होगा? एमपीए में, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन एमपीए के हैं। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? तो ई को कन्वर्ट किस में कितना हो जाएगा? 200 इंटू 3 एमपीए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? ई की वैल्यू हो गई 200 इंटू 10 टू द पावर 3
अल्फा की वैल्यू हो गई 12 इंटू 10 टू द पावर, और डेल्टा टी हो गया, इसको कर लो नीचे 10 टू द पावर 6, तो कुछ कुछ जा रहा है 2 3 5 और 1 6, तो बचा 2 इंटू 12 इंटू 240। अब जरा ध्यान से देखेंगे 240 के दो ऑप्शन है, टेंसाइल एंड, यही इसकी खूबसूरती है, इस क्वेश्चन की खूबसूरती यही है। 240 तो है लेकिन ये टेंसाइल है कि कॉम्प्रेसिव है, जरा ध्यान दो, एलोंगेट नहीं होने देगा तो दीवार किधर फोर्स लगा रहा होगा, अंदर की तरफ। 240 तो ये कौन सा हुआ भाई, कॉम्प्रेसिव। ये चीज सीखने वाली है, अगर इसको आगे नहीं जाने देगा तो दीवार क्या करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा ना। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन है इन अ टेंसाइल टेस्ट, देखिए अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है। अगला प्रॉब्लम ध्यान से सुने, एक इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, एक मटेरियल को टेंसाइल टेस्ट में हम कहां तक खींच दिए, इलास्टिक लिमिट से आगे तक। द टेंसाइल स्ट्रेन एज कंपेयर टू स्ट्रेस क्या होगा, ध्यान दें, स्ट्रेस, ये पॉइंट हमारा इलास्टिक लिमिट है, लेकिन हम कहां खींच रहे हैं भाई, बियॉन्ड, इसके आगे तक। क्लियर है। अब जब आप आगे तक खींचेंगे तो क्या होगा भैया, जरा देखो, स्ट्रेन क्या हो रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। व्हाट अबाउट स्ट्रेस, व्हाट अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस में बहुत कम चेंज हो रहा है, ठीक ना। लेकिन ध्यान दो ना, यहां से यहां तक तो स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी रेशियो में। लेकिन यहां के बाद ये देखो स्ट्रेन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट चेंज हो रहा है। थोड़ा सा यहां डिक्रीज किया, थोड़ा सा यहां, स्ट्रेस में चेंज क्या हो रहा है, बहुत ही कम। लेकिन स्ट्रेन देखो यहां से कहां तक चला गया, यहां तक। अगर आप बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट तक जिस हिसाब से स्ट्रेस बढ़ेगा उसी हिसाब से स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद हम किस रीजन में चले जाते हैं, प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं। और उसके बाद बहुत कम स्ट्रेस की वैल्यू के कारण लगातार स्ट्रेन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। दिख रहा है ना, स्ट्रेन लगातार बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है, लेकिन स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन लगातार इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीजेज मोर क्विकली, स्ट्रेन बहुत तेजी से क्या होता है, इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस। स्ट्रेस में चेंज नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेन क्विकली बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। क्लियर है। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है द फेलियर क्राइटेरिया फॉर डक्टाइल मटेरियल, ध्यान दें, फेलियर क्राइटेरिया फॉर डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड अपॉन, किस स्ट्रेंथ के ऊपर, यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ दो ही थे हमारे पास, ध्यान दे, इस पॉइंट को हम अल्टीमेट कहते थे और इस पॉइंट को यील्ड कहते थे। लेकिन मैंने बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू कब लेंगे, मटेरियल कैसा हो, ब्रिटल हो, और डक्टाइल के केस में कौन सा लेंगे, यील्ड। बात समझ में आ रही है ना। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लेक्चर देखें तो वहां मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि यदि मटेरियल डक्टाइल है तो फेलियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे। और यदि मटेरियल ब्रिटल है उस केस में क्या लेंगे, अल्टीमेट की वैल्यू लेते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रिटल में इलास्टिक पॉइंट के जस्ट बाद क्या आ जाता है, अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है।
और डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि यील्ड पॉइंट के पास ही कार्बन एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, इसलिए उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ए, यील्ड स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0, आइए देखिए कह रहा है, ध्यान दे, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन इट मीन्स दैट, इसका मतलब है म्यू को क्या कर रखा है, तो पूछ रहा है इसका क्या मतलब है भाई, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 हो गई, इसका क्या मतलब है. ध्यान से सुने ऑप्शन, मटीरियल इज रिजिड. रिजिड मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई, नो डिफॉर्मेशन. रिजिड मटेरियल का क्या मतलब है, किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं. और जब डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है तो हम स्ट्रेन की बात करेंगे कैसे. स्ट्रेन तो होता है ना चेंज इन डिफॉर्मेशन और चेंज इन डायमेंशन अपॉन, तो चेंज इन डायमेंशन कितना हो गया, 0. तो किसी तरह का कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं. क्लियर है. अगला ऑप्शन बोल रहा है मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक. ठीक ना, अगर मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक है, हाँ वही तो बता रहा हूं. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है. तो प्लास्टिक है तो लॉन्गिट्यूडनल की भी वैल्यू आएगी और लेटरल की भी वैल्यू आएगी, 0 का कोई मतलब नहीं है. तीसरा है देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल. ध्यान से समझे, देखिए बहुत कुछ सीखने के लिए है यहां. देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यदि म्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है. अगला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल विल बी इनफाइनाइट. करेक्ट आंसर इज दिस. क्यों, ध्यान दे, ऐसा क्यों है, इसको सीखो थोड़ा सा, देखो बहुत कुछ सीखने के लिए यहां. म्यू इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन, ठीक है. अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर म्यू की वैल्यू हमने क्या कर दी, क्या होगा भाई, 0 होने का मतलब है लेटरल इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू, तो इज इक्वल टू क्या आया. ध्यान दो, यदि म्यू 0 होगा तो फर्स्ट कंडीशन ये आएगा कि लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा. अगर ये ऑप्शन में है तो ये 100% करेक्ट है. कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0. सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इधर ले आ रहे हैं, तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू. म्यू कितना है, किसी भी चीज को 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट. तो सेकंड करेक्ट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इनफाइनाइट. अगर ये दोनों ऑप्शन में है, ठीक ना, तो फिर तीसरे ऑप्शन की आवश्यकता, ये दोनों ही सही हैं. हाँ, जहां तक बात रिजिड बॉडी की है, अगर ये दोनों नहीं होते तो हम किसके पास पहुंचते, रिजिड बॉडी को पकड़ते. क्लियर है ना. हाँ, ये चीज तो क्वेश्चन बता रहा है ना. क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ, आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है ना. और किसमें किसमें, एक मिनट, रिजिड बॉडी में स्ट्रेन की वैल्यू 0 नहीं है, सिर्फ सारे स्ट्रेन की वैल्यू 0 है. रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है. देखिए, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है इसमें से, आपको ऑप्शन के आधार पर आंसर करना है, अपने मन के आधार पर आंसर नहीं करना है. क्लियर है. तो जब ऑप्शन में वो दे रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, इन्फिनिटी, और हम देख रहे हैं कि यदि म्यू की जगह हम 0 पुट करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इन्फिनिटी आ जाएगी. हाँ हाँ ठीक है. हाँ हाँ, तो उससे क्या हुआ, नहीं,
ध्यान से देखो, समझो पहले, आपने म्यू क्या पढ़ा है भाई? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक ना? आपने ये जो चीज पढ़ी है क्या रिजिड बॉडी के लिए पढ़ी है? आप बार बार जो रिजिड बॉडी के लिए पकड़ के चले जा रहे हैं, क्या ये चीज मैंने रिजिड बॉडी के लिए पढ़ाई है क्या? ये तो हम जनरल सब्सटेंस के लिए पढ़ते हैं ना। अब जनरल सब्सटेंस के लिए आप इसको क्या कर रहे हैं? म्यू को 0 पुट कर रहे हैं। एज पर क्वेश्चन म्यू क्या है? 0 है। तो उस समय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आप निकालेंगे तो इट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन म्यू, और म्यू कितना है? 0। इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन यदि क्वेश्चन में पहले से होता है कि लेटरल स्ट्रेन 0, तो वो ऑप्शन भी 100% क्या होता? करेक्ट होता। तब फिर आपको ये ऑप्शन नहीं देता। रिजिड बॉडी, फिर से ध्यान से समझें, रिजिड बॉडी बोल के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज एन आइडियल बॉडी। क्या दुनिया की कोई भी बॉडी रिजिड है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। वो तो हम एक एक्सेप्शनल केस को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक आइडिया डेवलप कर सकें, लेकिन रिजिड बॉडी बोल के कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम मानते हैं वो है नहीं रिजिड बॉडी, हम किसी चीज को एज्यूम करते हैं कि उसके समान है वो, अदरवाइज हम कॉक नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? सीधे सीधे रिजिड बॉडी कहते हैं। क्लियर है? दैट विल बी हैव एज अ रिजिड बॉडी, बट दैट इज नेवर, इट कांट बी अ रिजिड बॉडी। वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर होता तो फिर हम ये क्यों कहते कि दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो रिजिड बॉडी होती नहीं है, हम उसकी कल्पना करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, अगर ऑप्शन नंबर सी में लॉन्गिट्यूडनल की जगह लेटरल होता तो ऑप्शन सी सही होता, लेकिन अभी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? और ये बात आप लोग देख रहे हैं कि 0 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द डिजाइन रेशियो इज द यील्ड स्ट्रेस। 2 ही होता है, या तो अल्टीमेट या फिर यील्ड। तो जब अल्टीमेट है नहीं तो हम क्या लेंगे? यील्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान दे। सॉल्यूशन आपने देखा, और मैंने फुल्ली आपसे पहले भी कहा कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया था ये डिप्लोमा का नहीं था, ठीक ना? ये डिप्लोमा लेवल के लिए नहीं। लेकिन आपने जो क्लासेस की हैं, अब आपको लग रहा है कि ये कोई टफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो नोट्स के जितने भी आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक ना? इसको फॉलो करें और इसके साथ थोड़ी मेहनत करें। साथ में जितने भी सॉल्यूशन दिए हैं और जो चीज मैंने बताई है इन सभी को नोट्स का हिस्सा बनाएं। तरीका क्या है? हर क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन है, 2 पेज में 3 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको प्रॉपर नोट्स में हिस्सा जरूर बनाएं, ठीक ना? और सिर्फ हिस्सा ना, मुझसे उसको वेरीफाई चेक भी करा लें, नहीं तो अगर नहीं चेक कराएंगे तो टाल देंगे, कह रहे ठीक है हो जाएगा ना, लेकिन फिर वो होगा नहीं। सिमिलरली आरएससी टेस्ट के जो 30 या 35 क्वेश्चन थे उसको भी आपने नोट्स का हिस्सा बनाएं और लिखें कि हाँ इस क्वेश्चन में किन बातों का मैंने जिक्र किया था, कौन सी बात सही और क्यों है, वो रीजन जरूर लिखें। लाइफ में ये आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं तो वहां ये बहुत हेल्प करेगी। क्लियर है? चलिए, सोम की सेवा आज यहीं तक रहेगी।